Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैंने इस ईयर 2024 के सिविल सर्विसेज परीक्षा में 78 रैंक हासिल की है। और इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स कितना वास्ट होता है, इतने ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, कैसे उनसे डील करें। क्योंकि आप देखेंगे तो कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं और कितने सारे मैगजीन्स हैं, कितने सारी वेबसाइट्स हैं, तो उन सबको कवर कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है। तो हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से कवर कर सकें। मैं सबसे पहले बात करूंगा सोर्सेज के बारे में कि किन सोर्सेज को हमें इन जनरल फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट ये है कि मैंने क्या किया, मैंने डेली का एक न्यूज़पेपर पढ़ा कि मुझे एक न्यूज़पेपर कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को डेली में पढ़ता था, करीब 2 घंटे के आसपास मेरा टाइम जाता था। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक मंथली कंपाइलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मंथली कंपाइलेशन इस वे में हेल्पफुल होती है कि जो आप पूरे मंथ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं ना, उस चीज़ का आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैंने एक मंथली फॉलो किया, जैसे मैंने PMF IAS फॉलो किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। आप दूसरी भी किसी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, जैसा भी आपका विश हो, जैसा भी आपका कंफर्ट लेवल हो। इसके साथ साथ अगर मार्केट में मुझे पता चला था दिपिन सर हैं, दिपिन सर की क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की, उनकी क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। वो क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज जो मेजर इशूज़ चल रहे हैं न्यूज़ में उसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। मतलब प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कंक्लूज़न और बॉडी, अलग अलग डायमेंशंस, हर टॉपिक के वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहें तो उनके वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, कुछ लोग का ये डाउट होता है कि न्यूज़पेपर को पढ़ें कैसे, क्योंकि न्यूज़पेपर खुद इतना वास्ट होता है, उसको डेली कैसे इंश्योर करें कि कवर हो रहा है। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप यूट्यूब पे जा करके कई सारे लोग होते हैं जो डेली का वीडियो बनाते हैं किसी भी न्यूज़पेपर का। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के लिए आप गूगल करेंगे तो आपको 1 घंटे का समरी वीडियो मिल जाएगा, हर न्यूज़ का आपको मिल जाएगा, हर न्यूज़पेपर का मिल जाएगा। तो आप अगर इनिशियल स्टेजेस में हैं तो मैं कहूँगा शुरू के 1 महीने आप सिर्फ वीडियो देखिए, डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे जो भी उनका वीडियो होता है। जब इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे आइए। अब न्यूज़पेपर रीडिंग में रीड क्या करना है, मैं क्या करता था, जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था तो मेरा प्रोसीजर ये होता था कि सबसे पहले मैं फर्स्ट पेज पढ़ता था, सेकेंड पेज पढ़ता था, फिर मैं डायरेक्टली जाता था एक्सप्लेन्ड वाले सेक्शन में। एक्सप्लेन वाला सेक्शन पूरी तरह पढ़ना है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज पूरी तरह पढ़ना है। उसके बाद जब आप एक्सप्लेन को ख़त्म कर लेते हैं तो मैं चला जाता था ओपिनियन वाले पेज में, जहाँ पे ओपिनियन, एडिटोरियल्स, इस तरह की चीज़ें रहती हैं, वो भी पूरा 2 पेज में होता है। जब इतना कंप्लीट हो गया ना तो आपका समझ लीजिए कि 80% वर्क इज़ डन। इसके बाद मैं क्या करता था, बाकी पेजेस पे एक कर्सरी व्यू रखता था। ऐसे मैं स्क्रॉल करता जाता था और देखता था कि कोई चीज़ कौन सी चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट लग रही है। पॉलिटिकल न्यूज़ को आप छोड़ दीजिए, कोई रिलेवेंट चीज़, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ कई बार अलग पेज में दे देता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डिस्कवरी हुई, उसको अलग पेज में दे देता है। तो आप कोशिश करिए कि कर्सरी निगाह रखिए बाकी सारे पेजेस पे। तो इस तरह से आप अपने न्यूज़पेपर को जल्दी कवर कर सकते हैं। और होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एडिटोरियल सेक्शन को और एक्सप्लेन सेक्शन को अच्छे से कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी न्यूज़ बाकी के पेजेस में आ रहे हैं वो घूम फिर के इस पेज में आ जाता है। तो ये मेरा अप्रोच रहता था, मैं इसको अच्छे से पढ़ता था। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि जो करंट अफेयर्स है इसका क्या हमको नोट्स बनाना चाहिए, बहुत बड़ा डाउट है लोगों का। तो इसके लिए मैं कहूँगा 2 चीज़ें हैं, एक है प्रीलिम्स के लिए नोट्स, एक है मेंस के लिए नोट्स। मैं ये मानता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए नोट्स हमको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है।
प्रीलिम्स में कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, बहुत छोटी से छोटी हेडलाइन पूछी जा सकती है, कोई छोटी से छोटी डिस्कवरी पूछी जा सकती है, लेकिन मेंस का कंटेंट थोड़ा अलग है। मेंस में न्यूज़ नहीं आता, मेंस में इशूज़ आता है। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ एंड इशूज़। न्यूज़ वो होते हैं जो कोई भी हेडलाइन जो मार्केट में है वो न्यूज़ हो गया, लेकिन इशूज़ वो होते हैं जो पब्लिक डिस्कोर्स में एक डिबेट की तरह हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, या फिर हमारा जो ये मुद्दा चल रहा था पब्लिक एग्जामिनेशन में जो चीटिंग हुई थी उसका एक अमेंडमेंट आया था, एक्ट बनाया गया था। अब ये सब ऐसे मुद्दे हैं ना जो कि पब्लिक डिस्कोर्स में एक डिबेट की तरह हो जाते हैं, और आप देखेंगे एडिटोरियल्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये बड़े मुद्दे हैं, मतलब जो बड़े मुद्दे हैं वो इशूज़ कहे जाते हैं। न्यूज़ कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि आपको मेंस के लिए नोट्स बनाना है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाना है। अब लोग कहते हैं कि मेंस के लिए कैसे नोट्स बनाएं, क्या हमको डेली न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की ज़रूरत है, या फिर हम मंथली जो हम फॉलो कर रहे हैं उससे नोट्स बनाएं। तो मेरा सजेशन ये रहता है, देखिए आप जल्दबाजी मत करिए, कभी भी न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर में कंटेंट बहुत डायनेमिक है और रोज़ बदल रहा है और उसमें बहुत वास्ट है। अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएंगे तो जो आप अभी 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में ले रहे हैं तो ओवरऑल आपको 4 से 5 घंटे चला जाएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जो आप एक मंथली कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या होता है ना कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आने लगेगा कि मेंस के लिए क्या रिलेवेंट है, क्या प्रीलिम्स के रिलेवेंट है। मतलब जो पब्लिक में डिस्कोर्स है, बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में, वो आप देखेंगे मेंस के मंथली कंपाइलेशन में रहता है। आप उसको कम से कम 2-3 बार पढ़िए। जब आप मैगज़ीन को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। फिर मेंस का नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि आप फिर उसमें से सिलेक्ट करके अपने पेज में लिख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो वो आप शॉर्ट वे में फिर लिखेंगे। जब एक बार आप पूरी तरह से मुद्दे को समझ गए हैं तो आप शॉर्ट वे में उसको लिखेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप मेंस के लिए नोट्स बनाइए, प्रीलिम्स के लिए नहीं। इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो यही मेंस वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी। और मैं अगर ये कहूँ कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन, जब भी हमारा मेंस का एग्ज़ामिनेशन होता है तो उसके पहले अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि 150 से 200 मुद्दे ही होते हैं, 150 से 200 इशूज़ होंगे जिसका आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। कोई पतली सी डायरी में नोट्स बना लीजिए, इससे ज़्यादा इशूज़ नहीं होते। न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जो प्रीलिम्स में डिमांड है, आप उसका नोट्स बनाएंगे तो आप कितनी कॉपियाँ भर डालेंगे वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन मेंस ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, इसकी वजह से आप जान सकते हैं कि मेंस में किस टाइप के नोट्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तीसरा अब क्वेश्चन ये आता है एस्पिरेंट के दिमाग में कि चलिए आप तो कह रहे हैं कि मेंस के लिए नोट्स बनाओ, प्रीलिम्स के लिए नोट्स मत बनाओ, लेकिन ये कैसा पता चलेगा कि मेंस के लिए क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो देखिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा फाउंडेशन है। जैसे घर का फाउंडेशन होता है वैसे यूपीएससी का फाउंडेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आप स्पेशली GS2 और GS3 में अगर देखेंगे तो पूरा करंट अफेयर्स ही होता है, कहीं ना कहीं स्टैटिक वाला भी किसी करंट इवेंट से रिलेट होता है। तो आप GS2 और GS3 के पेपर में आप ये एनालाइज करिए पिछले 5 साल में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप का करंट अफेयर्स पूछा गया है। आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी क्या टेस्ट कर रहा है। जैसे साइंस एंड टेक में वो टेस्ट करता है कि आपको कोर टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि नहीं, वो ये टेस्ट करता है कि जो एकदम अलग सा डेवलपमेंट हुआ है क्या आप उसके बारे में अवेयर हो कि नहीं। ऐसे ही पॉलिटी में वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी पे 3-4 बार लगातार क्वेश्चन आ चुका है। उस वक्त जीएसटी बहुत न्यूज़ में था, उसमें डायनेमिक है, उसमें लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं, तो अब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या करंट अफेयर्स के लिए रिलेवेंट है, क्या स्टैटिक पोर्शन के लिए रिलेवेंट है, क्या चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। एक्चुअली यूपीएससी मेंस ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार कौन सा क्वेश्चन आएगा। मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे प्रेडिक्ट किए थे, अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन आ गए थे। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे तो आप आराम से नोट्स भी बना लेंगे मेंस का। अब अगला सवाल एस्पिरेंट्स का ये आता है कि इसको रिवाइज़ कैसे करने, मतलब नोट्स तो हम बना लेंगे, कैसे रिवाइज़ करें। तो देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी आप किसी मैगज़ीन को पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई आप मंथली कंपाइलेशन फॉलो करते हैं, तो उसमें ना एक पढ़ने का तरीका है। आप पहले 2 बार जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको कहीं अंडरलाइन नहीं करना है, कहीं कुछ करना नहीं है,
मार्किंग भी मत करिए, लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़िए तो आप उसको हाईलाइट करिए अलग अलग मार्कर से। प्रीलिम्स के लिए जो रिलेवेंट है, जो फैक्ट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उसको अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। मेंस के लिए अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब आप कल को मेंस का नोट्स भी बनाएं तो वो जो मेंस वाला हाईलाइटेड सेक्शन है आप उसमें उतार सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब आपको रिवाइज़ करना हो तो जब आप मैगज़ीन पे आए, हो सकता है आपको प्रीलिम्स के लिए जब रिवाइज़ करना हो तो वही हाईलाइटेड वाला आपको रिवाइज़ करना होगा। ऐसे मेंस के लिए भी आप हाईलाइटेड वाला रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब कुछ बच्चों का सवाल, एक अगला सवाल ये होता है कि हमको ऑनलाइन नोट्स बनाना चाहिए कि ऑफ़लाइन नोट्स बनाना चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर्स में। तो देखो, मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स बहुत डायनेमिक है। करंट अफेयर्स रोज़ बदल रहा है, कोई नया डेवलपमेंट हुआ, आप फिक्स तो है नहीं कि आपने एक जगह लिख लिया वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाओ। करंट अफेयर्स में जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनफैक्ट आजकल तो हर चीज़ PDF फॉर्मेट में आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं मंथली कंपाइलेशन पढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो आप मंथली कंपाइलेशन अपने लैपटॉप में आप उसको तरह तरह से हाईलाइट के जब आपको नोट्स बनाना हो तो वही आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं ऑनलाइन नोट्स को सपोर्ट करता हूँ। आप ऑनलाइन नोट्स में भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे मैं एवर नोट फॉलो करता था। अब एवर नोट में क्या है, आप अलग अलग टैब बना सकते हैं। आपने पॉलिटी का अलग टैब बना दिया, गवर्नेंस का अलग, इंटरनेशनल रिलेशन का अलग बना दिया, फिर आपने बना दिया इसका सिक्योरिटी का अलग बना दिया, इन्वायरमेंट का अलग बना दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग टैब बनाइए, उसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो कि आपको PYQ से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अलग अलग टैब में लिख लीजिए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए करंट अफेयर्स के नोट्स को बनाने को लेके। अब एक सवाल और छोटा सा बनता है, बच्चे कहते हैं कि अच्छा नोट्स के अंदर क्या लिखें। जैसे मेंस में ना मेरा मानना ये है कि आप कितना मल्टी डायमेंशनल नोट्स बनाते हैं, कितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव को आप इंक्लूड करते हैं, जैसे, और इसके साथ साथ कितना ज़्यादा आप क्रेडिबिलिटी देते हैं अपने आंसर को। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा कहता हूं कि आप डेटा इंक्लूड करिए, आप कमेटी कोई दिया हुआ है उसको इंक्लूड करिए, आप कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया हुआ है उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करिए, आप कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका कोई रिपोर्ट है वो इंक्लूड करिए, कोई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, बड़ी वर्ल्ड की फेमस बॉडी वर्ल्ड बैंक WHO की रिपोर्ट है उसको इंक्लूड करिए। आप मतलब उसके बाद जो जैसे मैंने कहा सरकारिया कमीशन है, कई बार नए नए कमीशंस बनते रहते हैं जो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, उनको इंक्लूड करिए। इसके साथ साथ आप कोशिश ये भी करिए कि जब आप कोई टॉपिक पे बना रहे हैं नोट्स ना, तो आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रॉपर कंक्लूजन भी उसका बनाइए। मतलब आप कई बार आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स में कोई आर्टिकल निकला, जैसे मान लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन पे कोई आर्टिकल निकला, तो आप देखेंगे कई राइटर्स एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं अपने उस एडिटोरियल में। आप उस इंट्रोडक्शन को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो और एग्जामिनेशन में वो इंट्रोडक्शन लिख के उसी राइटर का नाम आप कोट कर सकते हो। ऐसे ही कंक्लूजन के लिए भी आप कोई कोट ढूंढ सकते हो, या कोई फ्यूचरिस्टिक जो सलूशन है आप इस चीज़ को एज ए कंक्लूजन डाल सकते हो। अब आप इस चीज़ को न्यूज़पेपर से या तो कॉपी कर लो, या तो कई बार क्या होता है जो मंथली कंपाइलेशंस है उसमें खुद एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रॉपर कंक्लूजन दिया रहता है, आप उसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करिए। आपके नोट्स में अगर आपको लगे तो आप डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आजकल के समय में क्या है कि कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ गए हैं, जिसमें आप अगर अपना कंटेंट डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक डायग्राम जनरेट कर देगा। आप देखेंगे हब एंड स्पोक मॉडल जनरेट कर देगा, या फिर लाइन डायग्राम जनरेट कर देगा। आप उस डायग्राम को डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए। देखिए ChatGPT का आपको इस्तेमाल करना होगा। कई बार मैं क्या करता था, मुझे कोई आर्टिकल पूरा समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरे आर्टिकल को कॉपी करता था, ChatGPT में पेस्ट करता था और मैं पूछता था कि मुझे ये आर्टिकल समराइज़ करके दे दो। अब ChatGPT मेरा काम बहुत आसान कर देगा, पूरे आर्टिकल को समराइज़ कर दिया और एकदम क्रक्स दे दिया, समझना आसान हो जाता है। आप चाहें तो उस चीज़ में से कुछ पॉइंट्स को आप अपने ऑनलाइन नोट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। मतलब आप कितना वाइजली जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसको यूज करते हैं, ये आपके लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और बनता है कि किस तरह से करंट अफेयर्स को हम आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करें। तो देखिए, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा करंट अफेयर जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं एस्से पेपर में ही इंटीग्रेट कर देते हैं। एस्से पेपर में मैंने देखा है जो वो एग्जाम्पल्स देते हैं, वो एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल कैसे बनेगा जब आपने एकदम लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, जब आप उसके कंटेंट को डाल देते हैं। इंट्रोडक्शन में आप कोई लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको डाल दो,
कंक्लूजन में डाल दो, बॉडी में भी आप इस तरह की चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब वो पुरानी घिसे पिटी एग्जाम्पल्स की जगह अगर आप एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल देते हो तो आपका ऐसे एकदम स्टैंड आउट करता है और आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये ऐसे की बात होगी। कमिंग टू GS1 पूरा स्टैटिक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कम स्कोप है करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करने का, लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि जो सोसाइटी का पेपर है, सोसाइटी में रोज़ डेवलपमेंट हो रहा है। अब सोसाइटी के पेपर में आप करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। जो कास्ट का टॉपिक है, वीमेन का टॉपिक है, फैमिली का टॉपिक है, इसमें आपको अगर कहीं कोई न्यूज़ मिलती है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप अपने ऑनलाइन नोट्स में रखिए, आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू GS2 और GS3 तो पूरा ही करंट अफेयर्स है। मैंने देखा है एक पैटर्न UPSC फॉलो करता है, इवन स्टैटिक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से लिंक रहता है। अच्छा, GS2 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जैसे उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब आप IR के क्वेश्चन उठा के देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ एकदम जो मेंस एग्जामिनेशन के पहले 3-4 महीने की बात होती है, उसके बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हुआ है उस पर क्वेश्चन बनाते हैं, उसी में क्वेश्चन बना रहे हैं। आप नोटिस करना पिछले 3-4 साल का, आप उन इशूज़ को कितना अच्छे से समझे हैं। आप उन इशूज़ के दौरान, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, कई बार कई सारी बातें बोलते रहते हैं, आप उनकी बात को डायरेक्टली कोट कर सकते हो कि ऐसा ऐसा बोला गया, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में कोट कर सकते हो। तो आप करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो पूरा ही है, आपको उसको अच्छे से तैयार करना होगा। अब बात करूँ मैं गवर्नेंस वाले चैप्टर की, तो गवर्नेंस में जितने भी आप देखिए कि करंट में जितने न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, अगर किसी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई अच्छा स्टेप लिया है जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो आप उसको हमेशा अपने नोट्स में डाल सकते हैं और आप गवर्नेंस में उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि इस तरह का स्टेप लिया जा सकता है। अब जैसे इंदौर है, क्लीनेस्ट सिटी का उसको बार बार अवार्ड मिला हुआ है, तो आप इंदौर की केस स्टडी, वहाँ पे क्या किया जा रहा है अलग, आप इसको गवर्नेंस में डाल सकते हो। देखिए, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे बाकी इवेंट्स को जो दुनिया में घट रही हैं आप उसको कैसे इंक्लूड करो। पेपर 2 पेपर 3 बहुत डायनेमिक होता है, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब कमिंग टू पेपर 3 जो GS3 का पेपर है, GS3 के पेपर में इकोनॉमी, साइंस इनटेक और इन्वायरमेंट तो बहुत डायनेमिक है। साइंस इनटेक में मैंने देखा है कि जैसे पिछले 1 साल में जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कोई छोटी मोटी डिस्कवरी की बात नहीं करते, लेकिन जो बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, जैसे जिसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ह्यूमन सोसाइटी पे पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ्स पे पड़ेगा, अगर आप उस चीज़ को इंटीग्रेट कर सके, आप उस चीज़ का अच्छा नोट्स बना सकें, तो उससे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं। ये साइंस एंड टेक के बात। अब बात हुई इन्वायरमेंट में ना, देखो एक जनरल सा ट्रेंड बन गया है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं। आप जितना भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं, COP, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितना भी कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें जो कॉन्फ्रेंस या इवेंट होने के बाद बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आप देखेंगे आर्टिकल्स बार बार उस पर आ रहे हैं, तो रोज़ कोई ना कोई ओपिनियन उस पर पब्लिश हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है हमारे करंट अफेयर्स के लिए। नाउ इकॉनमी वाला सेक्शन है। इकॉनमी में आप मृणाल सर का बुक फॉलो कर सकते हैं। मृणाल सर खुद कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उसको वो खुद करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो आप उस चीज़ उनकी बुक से भी डायरेक्ट रेफर कर सकते हो, या फिर आप कोई मंथली फॉलो कर रहे हो तो आप उससे करो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये हो गया हमारा पेपर 3 में। पेपर 3 में देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो रिसेंट में कोई अगर डिजास्टर हुआ है, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं वॉल्केनो आया है, तो डायरेक्टली यूपीएससी पूछ लेता है कि एक बार तो क्वेश्चन ये आ गया था कि पिछले 1 साल या 2 साल का कहाँ कहाँ वॉल्केनो आया ये बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं। लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम कितनी, इंडिया में जब भी रेनी सीजन आता है तो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसके कॉजेज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिए। केरल का केस स्टडी डालिए, हिमालयन स्टेट का केस स्टडी डालिए। मतलब आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं को आप सिलेक्टिवली अपने नोट्स में बना सकते हैं। ये उसके बाद सिक्योरिटी वाला एक वो है सेक्शन है। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, आप देखिए अभी नक्सलिज्म पे गवर्नमेंट कितना वर्क कर रही है। आप देखेंगे कितनी जगह कितने सारे नक्सलाइट्स का अंत किया गया। आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए कि हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं वो किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप उनके स्टेटमेंट्स को एज ए इंट्रोडक्शन, एज ए कंक्लूजन यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली करंट अफेयर्स की अच्छी बात है ना, कि आप उसको चाहे जिस तरह से तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। ये GS3 हो गया। अब मैं बात करूँ GS4 का,
तो GS4 में क्या है, अब है तो स्टैटिक, लगता है स्टैटिक है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल्स डाल सकें अगर अपने GS4 के पेपर में, तो आपके आंसर को बहुत अच्छा कर देगा। आप थियरी वाले क्वेश्चन और केस स्टडीज़ का दो पार्ट है। थियरी वाले क्वेश्चंस में क्या है कि आप जो भी जैसे इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, तो देखिए कि क्या कोई अभी रिसेंट में ऐसा इवेंट हुआ है जहाँ पे एक हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी शो की गई है। आप उस चीज़ का एग्जांपल अपने नोट्स में रख लीजिए, उसको आप डायरेक्टली कोट करिए। कोशिश कीजिए कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है ताकि एग्जामिनर भी उसको लेके अवेयर रहे, तब जब आप कोट करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर केस स्टडी में मैंने कई बार देखा है, कई सारे टॉपर्स क्या करते हैं केस स्टडी में, कोई लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जैसे करप्शन पे क्वेश्चन है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की कोई रैंकिंग है, तो कई सारे टॉपर्स क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन में ही उसको लिख देते हैं, या फिर आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो एज़ पर द सुटेबिलिटी, और जिस तरह का क्वेश्चन पेपर है उस पर डिपेंड करेगा, तो जिस तरह का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो GS4 में भी आप क्रिएटिवली उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली एग्जाम्पल्स में ज़्यादा यूज़ होता है। तो दिस इज़ अप्रोच फॉर GS4। ये था पूरा करंट अफेयर्स को लेके मेरा आपको एडवाइस। आप इसको कंसिस्टेंट रहिए, आप अच्छे से रिवीजन करिए और खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपकी ये एबिलिटी डेवलप होगी कि कैसे आप करंट अफेयर्स को इफ़ेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो और मैं और भी डिटेल शेयर करता रहता हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर रेगुलर और भी चीज़ों के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में स्पेसिफिकली बताता रहता हूँ, तो वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। आप मुझे पर्सनली भी उस टेलीग्राम चैनल पे मैं एक लिंक दूंगा, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच for listening to me and giving me opportunity to share my views. I want to thank DKT platform for giving me this opportunity. Thank you so much.